दोस्तों, तो आज हम दो सवालों के जवाब देंगे कि आसमान नीला क्यों नजर आता है और मार्स पर सनसेट यानी ग्रुप आफ्ताब नीला क्यों होता है। खुश आमदीद। चलें आज एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़े राज की बात करते हैं। एक ऐसा राज जो हर वक्त हमारे सरों के ऊपर होता है। जी हाँ, आसमान। कभी सर उठाकर आसमान को देखा है और सोचा है कि आखिर ये नीला ही क्यों है? ये सवाल बहुत पुराना है और बड़े बड़े ज़हीन लोग इस पर सोचते रहे हैं। इसका जवाब सच पूछें तो एक बड़ी दिलचस्प साइंसी कहानी है। तो चलें इस कहानी को खोजते हैं। अच्छा, तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें कुछ सुरागों की जरूरत पड़ेगी और हमारा सबसे पहला सुराग हमें मिलेगा सूरज से। तो पहला सुराग है सूरज की रोशनी और इसमें छुपा एक इंद्रधनुष का राज। हमें जो सूरज की रोशनी सफेद या पीली सी नजर आती है ना, असल में वो वैसी है नहीं। इसके अंदर तो एक पूरा जहान छुपा है। सूरज की रोशनी सफेद दिखती है, लेकिन हकीकत में ये इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक मिक्सचर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर सारे पेंट के रंगों को मिला दिया जाए तो एक नया रंग बनता है। सूरज भी सारे रंगों को मिलाकर सफेद रोशनी बनाता है। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चला? इसका सबूत बड़ा मजेदार है। एक खास किस्म का शीशा होता है जिसे प्रिज्म कहते हैं। जब सूरज की सफेद रोशनी की किरण इसमें से गुजरती है ना, तो जादू की तरह ये रोशनी अपने असली रंगों में टूट जाती है। सुर्ख, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बनफशी, सारे रंग अलग अलग नजर आने लगते हैं। हर रंग की रोशनी एक लहर की शक्ल में सफर करती है, बिल्कुल जैसे समंदर में या तालाब में लहरें बनती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। नीली रोशनी की लहरें छोटी छोटी और बहुत तेज होती हैं, जबकि सुर्ख रोशनी की लहरें लंबी और सुस्त होती हैं, जैसे आराम आराम से चल रही हों। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला सुराग हमें मिल गया, रोशनी और उसके रंगों वाली लहरें। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये सुराग हमारे हर तरफ मौजूद है। जी, ये है हमारी हवा। ये हवा हमें भले ही खाली नजर आए, लेकिन असल में ये खाली नहीं है। ये अरबों खरबों छोटे छोटे नजर न आने वाले जर्रात से भरी हुई है, जिन्हें गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हमारे पास दोनों सुराग आ चुके हैं। एक तरफ सूरज की रोशनी के अलग अलग रंग और उनकी लहरें, और दूसरी तरफ हवा में मौजूद ये नन्हे मुन्ने जर्रात। अब वक्त है इन दोनों सुरागों को जोड़कर राज से पर्दा उठाने का। ये सारा कमाल एक अमल की वजह से होता है, जिसे स्कैटरिंग या बिखरना कहते हैं। अब ये नाम शायद थोड़ा सा साइंसी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है जब रोशनी किसी चीज से टकराकर इधर उधर फैल जाए, जैसे हवा में रंगीन कागज के छोटे टुकड़े उछाल दें तो वो हर तरफ बिखर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब होता ये है कि हवा के ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये नीली रोशनी की छोटी और तेज लहरों को बहुत आसानी से इधर उधर बखेर देते हैं। लेकिन जो सुर्ख रंग की लंबी और सुस्त लहरें हैं, वो इन मॉलिक्यूल से टकराए बगैर ज्यादातर सीधी गुजर जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि नीली रोशनी पूरे आसमान में हर तरफ फैल जाती है, बिखर जाती है, जबकि बाकी रंग जैसे लाल, नारंगी, पीला, वो ज्यादातर सीधा सफर करते रहते हैं। और बस जब हम दिन में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों में हर तरफ से यही बिखरी हुई नीली रोशनी पहुंच रही होती है, और इसीलिए हमें पूरा आसमान नीला नजर आता है ना? कमाल की बात। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन एक मिनट, अगर आसमान नीला है तो फिर शाम में सूरज डूबते वक्त ये लाल और नारंगी क्यों हो जाता है? ये एक और दिलचस्प राज है। देखें, जब दोपहर में सूरज सर पर होता है तो इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए फजा का थोड़ा सा हिस्सा तय करना पड़ता है। लेकिन जब सूरज डूब रहा होता है तो वो बहुत दूर चला जाता है। तब उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हवा में से गुजरना पड़ता है। और इस लंबे सफर में क्या होता है? तकरीबन सारी की सारी नीली रोशनी रास्ते में ही बिखर जाती है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो बचते कौन से रंग हैं? वही लंबी लहरों वाले, यानी लाल, नारंगी और पीला। सिर्फ यही रंग हम तक पहुंच पाते हैं, और इसीलिए हमें गुरूब आफताब इतना खूबसूरत नजर आता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जहानत भरा सवाल जहन में आता है। अगर छोटी लहरें ज्यादा बिखरती हैं तो नीली रोशनी से भी छोटी लहरें तो बनफशी यानी वायलेट रंग की होती हैं, तो फिर आसमान नीला क्यों है, बनफशी क्यों नहीं? वाह, क्या सवाल है! ये बिल्कुल साइंसदानों वाली सोच है। इसके चंद वजूहात हैं। एक तो ये कि सूरज की रोशनी में नीला रंग बनफशी से थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा, काफी सारा बनफशी रंग फिजा में ऊपर ही जज्ब हो जाता है। और सबसे अहम बात, हमारी आंखें ही नीला रंग देखने के लिए ज्यादा हसास हैं, वो बनफशी रंग को इतनी अच्छी तरह नहीं देख पाती।
अच्छा, और बादलों का क्या? वो सफेद क्यों होते हैं? उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। बादल पानी के बहुत बड़े कतरों से बने होते हैं। ये कतरे इतने बड़े होते हैं कि वो किसी एक रंग को नहीं बल्कि रोशनी के सारे रंगों को बराबर बिखेर देते हैं। और जब सारे रंग मिलकर बिखरें तो क्या नजर आएगा? जी हाँ, सफेद। और ये दिलचस्प साइंस सिर्फ हमारी जमीन पर ही काम नहीं करती, ये हमें दूसरे सैयारों को समझने में भी मदद देती है। मिसाल के तौर पर मरीख का आसमान हल्का पीला या नारंगी रंग का होता है, लेकिन वहां गुरूब आफ्ताब नीला होता है, बिल्कुल हमारे उल्ट। तो अगली बार जब खूबसूरत नीले आसमान को या शाम के रंगों को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ रंग नहीं है, ये रोशनी और हवा की एक हैरत अंगेज कहानी है। एक सवाल का जवाब मिला तो कितने नए सवाल पैदा हो गए, है ना? सोचने की बात है कि इस रोशनी में और न जाने क्या क्या राज छुपे होंगे। कभी सोचा है कि किसी दूसरे सैयारे पर शाम कैसी नजर आती होगी? हम सब जमीन पर सूरज को नारंगी और गहरे सुर्ख रंगों में डूबते देखने के आदी हैं, लेकिन जरा एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जो हमसे ज्यादा दूर भी नहीं, जहां सूरज एक ठंडी पुरअसरार नीली चमक के साथ गुरूब होता है। जी हां, आज हम यही आज जानने निकले हैं कि आखिर मरीख पर गुरूब आफ्ताब नीला क्यों होता है। अच्छा, लेकिन मरीख के इस नीले राज तक पहुंचने से पहले हमें सफर की शुरुआत अपने घर यानी जमीन से करनी होगी। हम सबने अपनी जिंदगी में दिन के वक्त आसमान को तो देखा ही है, ये खूबसूरत वसी नीला आसमान। लेकिन क्या कभी ठहर कर ये सोचा है कि आखिर ये नीला ही क्यों है, काला पीला या हरा क्यों नहीं? ये सवाल जितना सादा लगता है, इसका जवाब फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प उसूलों में छुपा हुआ है। तो सारी कहानी शुरू होती है सूरज की रोशनी से। ये जो रोशनी हम तक पहुंचती है, ये हमें सफ़ेद या हल्की पीली लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक तरह का धोखा है। ये रोशनी असल में धनक के 7 रंगों का एक मिक्सचर है, बिल्कुल एक रेनबो की तरह। हर रंग अपनी एक खास लहर यानी वेव में सफ़र करता है। अब इसमें जो नीली और बनफशी रोशनी की लहरें हैं वो छोटी और तेज़ होती हैं, जबकि नारंगी और सुर्ख रंग की लहरें लंबी और सुस्त होती हैं। और बस यहीं से जमीन के आसमान की कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। मर्रीख को समझने का राज दरअसल हमारे अपने आसमान के रंगों में ही कहीं छुपा है। तो आइए पहले अपने सैयारे की इस पहेली को हल करते हैं। देखिए, जब सूरज की रोशनी खला के खालीपन से निकलकर ज़मीन के माहौल यानी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, तो इसका सामना लाखों करोड़ों छोटे छोटे ज़र्रात से होता है। ये ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े, नज़र न आने वाले फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे ही रोशनी इन ज़र्रात से टकराती है, वो बिखर जाती है यानी स्कैटर हो जाती है। अब इस बिखरने के अमल का एक ख़ास साइंसी नाम है रेले स्कैटरिंग। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका उसूल बहुत सादा है। ये तब होता है जब रोशनी अपने साइज से बहुत ही छोटे ज़र्रात से टकराती है, जैसे कि हमारी हवा में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स। और उसूल ये है कि जो रंग सबसे छोटी लहरों में सफ़र करता है वो सबसे ज़्यादा बिखरता है। और वो रंग कौन सा है? जी हाँ, नीला रंग। तो होता ये है कि दिन के वक्त जब सूरज हमारे सर पर होता है तो नीली रोशनी की छोटी लहरें हवा के ज़र्रात से टकराकर हर सिमत में फैल जाती हैं। ये इतनी ज़्यादा बिखरती हैं कि पूरा आसमान इसी नीली रोशनी से जैसे पेंट हो जाता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें सूरज से आने वाली सीधी रोशनी नहीं, बल्कि हर तरफ से आने वाली ये बिखरी हुई नीली रोशनी नजर आती है, और इसीलिए हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो दिन के आसमान की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन फिर शाम होते ही ऐसा क्या हो जाता है कि आसमान में जैसे आग सी लग जाती है? वो पुरसुकून नीला रंग अचानक शोलों जैसे सुर्ख और नारंगी रंगों में कैसे बदल जाता है? इसका जवाब फासले में है। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज आसमान में नीचे होता है, इसलिए उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में से एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में छोटी लहरों वाली नीली रोशनी तो रास्ते में ही पूरी तरह बिखर कर गुम हो जाती है। बचती हैं सिर्फ लंबी लहरों वाली सुर्ख और नारंगी रोशनी, जो इतनी आसानी से नहीं बिखरती और सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं। चलें, अब जब हम अपने घर के आसमान के रंगों को समझ चुके हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब हम सीधा जा रहे हैं अपने पड़ोसी सुर्ख सैयारे मरीख पर। और यहाँ फिजिक्स के असूल तो वही हैं, लेकिन खेल के खिलाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मरीख पर उतरने के बाद अगर कोई ऊपर आसमान की तरफ देखे तो उसे नीला रंग नजर नहीं आएगा,
नासा के रोवर्स की भेजी गई तस्वीरें हमें बताती हैं कि वहां दिन का आसमान एक धुंधला, हल्का गुलाबी या मक्खन जैसा पीला रंग लिए होता है। ये रंग जमीन के आसमान से इतना मुख्तलिफ है कि एक लम्हे के लिए यकीन ही ना आए। तो आखिर ये फर्क क्यों है? सारा कमाल एटमॉस्फेयर का है। जमीन का एटमॉस्फेयर गाढ़ा है और ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसके मुकाबले में मरीख का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जमीन के मुकाबले में सिर्फ 1%, और ये 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। लेकिन सबसे अहम चीज है इसमें हर वक्त मौजूद रहने वाली बारीक धूल। और यही धूल मरीख के आसमान की कहानी का सबसे अहम किरदार है। ये कोई आम धूल नहीं, ये लोहे से भरपूर यानी आयरन रिच जंग आलूद धूल के नन्हे नन्हे जर्रात हैं जो हर वक्त हवा में तैरते रहते हैं। जमीन पर गैस के मॉलिक्यूल्स रंग बिखेरते हैं, लेकिन मरीख पर आसमान का रंग तय करने का सारा काम ये धूल के जर्रात करते हैं। तो अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचे। अगर मरीख का दिन सुर्खी माइल है तो उसका गुरूब आफ्ताब कैसा होगा? आइए इस अजीम राज से पर्दा उठाते हैं। ये वो सवाल है जिसने साइंसदानों को बहुत अरसे तक सोचने पर मजबूर किए रखा। मंतिक तो यही कहती थी कि अगर दिन का आसमान सुर्ख है तो शाम भी शायद मजीद गहरी सुर्ख हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। और जवाब ने सबको हैरान कर दिया। मरीख पर गुरूब आफ्ताब नीला होता है। जी हाँ, बिल्कुल नीला। नासा के क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स ने ये नाकाबिले यकीन तस्वीरें भेजी हैं जिनमें सूरज उफुक पर एक ठंडी बरकी नीली रोशनी के हाले में डूबता नजर आता है। ये नज़ारा ज़मीन के गुरूब से बिल्कुल उलट और किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मरीख की धूल के जर्रात ज़मीन के गैस मॉलिक्यूल से काफ़ी बड़े होते हैं। जब रोशनी इन बड़े जर्रात से टकराती है तो एक मुख्तलिफ किस्म के स्कैटरिंग होती है जिसे मी स्कैटरिंग कहते हैं, और इसका उसूल रेले स्कैटरिंग से थोड़ा उलट है। ये रोशनी को हर तरफ बिखेरने के बजाय ज़्यादातर आगे की सिमत में धकेलती है। नासा की क्यूरियोसिटी टीम के मार्क लेमन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मरीख की धूल का साइज बिल्कुल ठीक ऐसा है कि ये नीली रोशनी को बाकी रंगों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीधा आगे जाने देती है। आसान लफ्ज़ों में, गुरूब के वक्त जब सूरज की रोशनी धूल से टकराती है तो सुर्ख और पीली रोशनी तो इधर उधर बिखर कर आसमान को हल्का गुलाबी रंग दे देती है, लेकिन नीली रोशनी सीधा आगे का सफ़र करती है और सूरज के इर्द गिर्द एक नीले रंग का दायरा बना देती है। तो आइए अब इस सारी मालूमात को एक साथ जोड़कर देखते हैं। दो बिल्कुल अलग सियारे, दो बिल्कुल मुख्तलिफ आसमान, लेकिन इनके पीछे काम करने वाले फिजिक्स के कवानीन एक ही हैं। ये रोशनी और जर्रात का एक ही खेल है जो दो अलग अलग मैदानों पर खेला जा रहा है। ये चार्ट देखें, ये पूरी कहानी का खुलासा है। जमीन पर गाढ़ा एटमॉस्फेयर और गैस के छोटे मॉलिक्यूल्स रेले स्कैटरिंग की वजह से नीला दिन और सुर्ख शाम बनाते हैं। वहीं मरीख पर पतला एटमॉस्फेयर और धूल के बड़े जर्रात मी स्कैटरिंग की वजह से सुर्खी माइल दिन और नीली शाम बनाते हैं। दोनों सयारों के आसमान एक दूसरे की मुकम्मल जिद हैं, है ना दिलचस्प बात? तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? यही कि किसी भी सयारे के आसमान का रंग सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं होता, ये उस सयारे का एक कायनाती फिंगरप्रिंट है, एक शनाख्ती कार्ड है जो हमें बताता है कि इसका माहौल किस चीज़ से बना है, वो कितना गाढ़ा है और उसमें किस किस्म के जर्रात तैर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे निज़ाम शमसी और इससे भी आगे दूसरी दुनियाओं पर और कैसे कैसे रंगीन अजायबात हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। सोचें ज़रा, मुश्तरी के तूफ़ानों में आसमान कैसा होगा, या टाइटन की मीथेन झीलों पर सूरज कैसे डूबता होगा। हर सैयारा एक नया कैनवस है जिस पर रोशनी अपना एक नया शाहकार बनाने को तैयार है।